Assalamualaikum. Welcome to another lecture of Power Distribution Utilization. हम कल जो डिस्कस कर रहे थे हमारी मीटिंग एंड हो गई थी वो एलईडी लैम्प के ऊपर हम जब डिस्कस करें तो उस टाइम हमारी ये जो एंड हो गया था लेक्चर वगैरह। ठीक है, तो हम वहीं से अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो कल हमारी क्लास एंड हुई थी एलईडी लैंप के ऊपर और आज उसी वहीं से शुरू करते हैं। तो एलईडी के ऊपर हमने बात की थी कि किस तरीके से लाइट डायरेक्शन लाइट को एक ऑल डायरेक्शन में हम कन्वर्ट करते हैं यूजिंग दी डोम एंड क्योंकि लाइट जो सॉलिड स्टेट डिवाइस के थ्रू काम करती है तो इसमें आपके पास हीट जनरेट होती है जिसको भी डिसिपेट करवाना होता है। तो उसमें सिंकिंग वगैरह सिंकिंग का भी मैकेनिज्म होता है, हीट सिंक लगा होता है। तो ये सब कल हमने सारा डिस्कस किया था। फिर साथ साथ आर्क लैंप जो इलेक्ट्रिक आर्क लैंप होते हैं जिसमें एक कार्बन आर्क लैंप था और दूसरे दूसरे थे हमारे जियोन आर्क लैंप थे। तो ये डिफरेंट इसकी मैंने वीडियोस भी दिखाई थी हम लोगों को कि किस तरीके से ये काम करते हैं। ये सारी ये पुराने ज़माने की मतलब अर्ली जब स्टेजेस थी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और लाइटनिंग की उस टाइम ये चीज़ें यूज होती थी। आज का जो ज़्यादातर फ्लोरेसेंट और ये हमारे पास एलईडीज का ज़्यादा रिलाई किया जा रहा है क्योंकि एफिशिएंट भी है और उनकी लाइट ब्राइटनेस ज़्यादा है। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज़ निकलती है जो है ल्यूमिनेंसी एफिशिएंसी efficiency. Usually light sources do not radiate energy only in the visible spectrum. The radiant energy also accomplished with infrared and ultraviolet radiation. ठीक है, जिस तरह एग्जांपल्स मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे कि ये जो शम्मा होती है या कोई हम मिसाल दो इस तरह से लाइट करते हैं तो उसमें सिर्फ लाइट नहीं होती मगर साथ साथ हीट होती है। ठीक है, जिसको हीट में मतलब दूसरी जो रेडिएशन होते हैं जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड इंफ्रारेड क्योंकि हीट की और जनरेट हो रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये सारी उनके साथ होती हैं। तो इससे फिर हमें एक्चुअली में हमारा कंसेप्ट सिर्फ रोशनी से होता है ना, कितनी रोशनी वो रोशनी को हम किससे मेयर करते हैं एज ए ल्यूमिनस। तो फिर यहाँ पे हमारे पास आता है कि हम जो एनर्जी दे रहे हैं उसमें से कितना परसेंट एनर्जी एज ए लाइट कन्वर्ट हो रही है और कितना परसेंट एनर्जी एज ए हीट कन्वर्ट हो रही है। इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो हम एनर्जी दे रहे हैं जिससे हम कन्वर्ट करें क्योंकि एक्चुअली में क्या होता है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। हम इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं बल्ब को तो हमें लाइट एनर्जी के फॉर्म में मिल रही है जिसमें हमें लाइट होता है। अब ये जो लाइट है मतलब अगर 1 वाट दे रहा हूँ तो इससे जो इक्विवेलेंट कितनी एनर्जी एज ए लाइट कन्वर्ट हो रही है और कितनी एनर्जी एज ए हीट के फॉर्म में मतलब इंफ्रारेड और एज ए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कन्वर्ट हो रही है। इसको हम यह करते हैं और उससे हमें पता चल रहा है वो है था luminous efficiency. Luminous efficiency का formal definition क्या बनती है? Is the measure of how well a light source produces visible light. आई बात समझ में? मतलब उसको हम जो है एनर्जी दें वो कितनी परसेंट एनर्जी जो फिजिबल लाइट में कन्वर्ट कर इट इज द रेशियो ऑफ ल्यूमिनस टू द ल्यूमिनस फ्लक्स टू द पावर और इसकी वजह से क्या होता है ल्यूमिनस पर वाट। ल्यूमिनस पर वाट का मतलब ये हुआ कि 100 ल्यूमिनस पर वाट। अब इसके साथ कोई और टेक्नोलॉजी हो मिसाल और वो 200 ल्यूमिनस पर वाट कर रही है इसका मतलब है ये इसकी जो इसको 1 वाट जो दे रहे हैं आप उससे डबल रोशनी होगी एज कम्पेयर टू दिस इससे और बेशक इसको भी सेम ही होते हैं इसकी एफिशिएंसी जो है ना वो ज़्यादा है ल्यूमिनस एफिशिएंसी। सो इस तरीके से आपके पास ये चीज़ हो गया। तो यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेस की एक ल्यूमेंस यहाँ पे है शो की गई है एफिशिएंसी। ठीक है, आई होप कि विजिबल हो सबको। एक मिनट में इसको हाँ अब यहाँ पे कंपैरिजन किस तरह की गई है कि यहाँ पे हम जो है ना इन सब से जो है एनर्जी निकाल रहे हैं।
ल्यूमिनेंस जो हमें वो सबकी रोशनी बराबर है। अब सारे बल्ब से डिफरेंट उनकी रोशनी बराबर है, ठीक है। अब हर किसी की ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी अलग अलग है, उसकी वजह से जो जहाँ पर आपके पास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है दो हर केस में अलग अलग हो रही है। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास है, ये बल्ब जो हम नॉर्मली यूज कर रहे हैं आजकल, जो कम्पैक्ट हमारे पास जो है, ये कम्पैक्ट जो है प्रेशर जो हमारे पास गैस से बना हुआ फ्लुएंसेंट वाला जो टेक्निक्स है। अब इसकी जो सोलर ल्यूमिनेंस जनरेट करे 23 वाट से, ठीक है। और ये जो है आपके पास सेम रोशनी है इसकी और इसकी, दोनों सेम है, मगर ये इससे तकरीबन तकरीबन 1/4 एनर्जी यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इसके कंपेरिजन में हम देखें तो ये एलईडी बल्ब जो है हमारे, ठीक है, ये एलईडी बल्ब जो है हमारे सेम रोशनी जनरेट करेंगे यूजिंग दिस 20 वाट। और ये जो आप देख रहे हैं, ये है टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसमें से इतना परसेंट एनर्जी सिर्फ कन्वर्ट हुई है आपकी विजिबल लाइट में, बाकी जो कन्वर्ट हो जाती है एज ए हीट, जिसको हम कहते हैं वेस्टेड एनर्जी हो गई हमारे। अगर इसी तरीके से इसमें देखें तो इसकी वेस्टेड एनर्जी थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू दिस। अगर इसको देखें तो इसकी अच्छी खासी वेस्टेड एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू दिस, और इसकी देखें तो वो इसकी और भी कम है इससे। तो ये हमारे पास एक कंपैरिजन आ गया एक बड़ा जबरदस्त तरीके से कि किस तरीके से क्या क्या इम्पैक्ट है। और उससे सारी बात है आपके पास लाइफ स्पैन भी इनके ओवरऑल ज्यादा है। हाँ, कंसर्न ये कि ये थोड़े से मतलब महंगे हैं, एक्सपेंसिव हैं एज कम्पेयर टू बाकी दीज। मगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इसकी एक दफ़ा महंगा आपने यूज़ किया, मगर इसकी जो और लाइफ इसमें जितनी बिजली सेव करेंगे एज कम्पेयर टू दीज, तो वो आपके पैसे आराम से रिकवर हो जाते हैं जल्दी ही। तभी लोग आजकल इनको ही प्रेफर करते हैं, और रोशनी भी अच्छी है इसकी, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम अस्सलाम। लेट कर दी ज्वाइन करते। जी सर, बस वो अभी चेक किया था मैंने ना। अच्छा अच्छा, ठीक है। जी अच्छा, मैं टॉपिक, मैंने भी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट की थी आज, सो अभी हम अभी भी शुरू किया है। तो कल जो लेक्चर हमारा जहाँ पे एंड हुआ था, मैंने वहीं से इसको कंटिन्यू किया है आज, ठीक है। सही सर। सो अभी जो ये जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो कंपैरिजन है ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी। ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी क्या चीज़ है? ल्यूमिनेंस एफिशिएंसी का मतलब ये है कि जो आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं उसका कितना परसेंट एनर्जी एज ए लाइट में कन्वर्ट हो रही है। जैसे मिसाल हम शम्मा वगैरह यूज करते हैं, उससे भी आपकी लाइट जनरेट होती है, मगर उसमें से फिर हीट भी जनरेट हो रही होती है, वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, ठीक है। तो हमें तो यहाँ पे जो ल्यूमिनस जो चाहिए होता है वो सिर्फ जो चाहिए वो लाइट, विजिबल लाइट रेंज की रोशनी चाहिए ना, एनर्जी इन लाइट विजिबल रेंज, मतलब इन द फॉर्म ऑफ लाइट चाहिए ना। बाकी फॉर्म में हमारी एनर्जी काम की नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे तो इनसे रोशनी जनरेट करवानी है ना। तो उसको मेयर करने के लिए वो होता है ल्यूमिनस एफिशिएंसी, ठीक है। ल्यूमिनस एफिशिएंसी में क्या होता है? एफिशिएंसी में क्या होता है? इट इज द मेयर ऑफ हाउ वेल ए लाइट सोर्स प्रोड्यूस ए विजिबल लाइट। उसको कंपैरिजन के लिए आपके पास नीचे ये दिया हुआ है, मतलब ऐसे देखो कि आपके पास एक जो पुराने ज़माने में बल्ब होते थे, ये इनकंडेंस बल्ब, फिर उसके बाद दूसरे थोड़े से इम्प्रूव आए, हेलोजन वाले आए, फिर उसके बाद हमारे पास अभी CFL जो है कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट जो आई, तो उसके बाद LED आजकल हमारे पास चल रहा है। तो इसमें ये जो जो देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये शो कर रहा है कि टोटल एनर्जी है ये पिंक और येलो, ये टोटल एनर्जी है। इस टोटल एनर्जी में से इसको मैं जूम करता हूँ, मैंने ये समझा दिया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। देख रहे हैं, टोटल एनर्जी में से सिर्फ इतना परसेंट एनर्जी है ना वो आपकी एज ए लाइट सोर्स कन्वर्ट हो रही है, बाकी सारी एज ए हीट वेस्टेड हो जाती है। हेलोजन में भी थोड़ी कम एनर्जी वेस्ट होती है, मगर फिर भी इससे बेहतर है। इसमें देखा जाए तो तकरीबन आधे से ज्यादा आपकी एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाती है, बाकी थोड़ी एनर्जी फिर भी जाया होती है।
और जो एलईडीज हैं इसमें तो और भी कम वेस्टेज हो जाता है, इसमें भी वेस्टेज अभी भी होता है मगर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू ऑल दिस। तो ये क्या है, यहाँ पे क्या दिखाया गया है कि ये सारे जो है ना एक जितनी रोशनी जनरेट कर रहे हैं, मतलब 1600 ल्यूमिनस सबकी रोशनी जो है ना 1600 ल्यूमिनस जनरेट, अगर दोनों सबको 1600 पे हम कॉन्फ़िगर करें तो हम देखते हैं कि इसको 1600 ल्यूमिनस जनरेट करने के लिए 100 वाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, इसको 77 वाट चाहिए, इसको 23 और इसको 20 वाट चाहिए 1600 ल्यूमिनस जो ब्राइटनेस जो है जनरेट करने के लिए। तो आपको इसमें सबसे ज्यादा बेहतर कौन सा होगा एफिशिएंसी के हिसाब से आपके ख्याल में? सर एफिशिएंसी के हिसाब से सर ये होगा सर 100 वाट वाला। 100 वाट वाले में एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है ना, तो वो एफिशिएंसी कैसे होगा भाई? जो चीज आपका कम बिजली यूज करे और रोशनी भी उतनी दे तो वो एफिशिएंसी उसकी बढ़ी ना, यहाँ वो पुराना वाला जमाने का बल्ब है। अच्छा जी 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 सही 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 सर, ये 20 वाट वाला ये सही रहेगा सर। ठीक है, एलईडी बल्ब जी। थोड़ा सा एक्टिव रहें, ऐसा ना करें। अच्छा, टाइप्स ऑफ लाइटनिंग कंट्रोल। अब लाइटनिंग कंट्रोल के टाइप्स कौन कौन से हैं तो उस पे हम करते हैं। एक बार ऑक्यूपेंसी सेंसर, एक ऑक्यूपेंसी सेंसर इज ए लाइटनिंग कंट्रोल डिवाइस दैट डिटेक्ट्स ऑक्यूपेंसी ऑफ ए स्पेस by people and turns light on or off automatically using the infrared, ultrasound or microwave technology. Occupancy sensors are typically used to save energy. ये इस तरह के सेंसर हैं जिस तरह मतलब आप चले जाते हैं तो लाइट ऑन होती है, मतलब क्योंकि ये सेंस क्या करते हैं हमारे जो बॉडी में माइक्रोवेव या अल्ट्रासोनिक या इंफ्रारेड सेंसर जो है ना वो लगे होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी से भी आपने अगर कभी स्टडी किया हो तो इंफ्रारेड जनरेट होते हैं, जो कि क्योंकि हमारी बॉडी से भी हीट निकल रही होती है ना, हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड निकलती है। तो जो क्या किया जाता है जहाँ पे लाइटनिंग का वो है ना, तो ऑटोमेटिक कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, जहाँ पे जैसे ही बंदा आता है तो उसकी इंफ्रारेड निकलती है, सेंसर डिटेक्ट करता है और लाइट ऑन कर देता है। इस तरह ये ऑटोमेटिक से फायदा ये होता है कि जब बंदे नहीं होते रूम में या उस जगह पे तो लाइट बंद हो जाती है, तो इससे आपकी एनर्जी सेव होती है, क्योंकि जब बंदा नहीं होता कोई तो उस टाइम एनर्जी की जरूरत भी नहीं होती लाइट की। आई बात समझ में? एक तो इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, दूसरा कंट्रोल किया जाता है बाय बाय लेवल स्विचिंग कैन बी कंट्रोल यूजिंग द ऑक्यूपेंसी सेंसर आर मैन्युअली। मतलब यहाँ तो दोनों तरीके से कंट्रोल करें, ऑक्यूपेंसी सेंसर से भी करें और मैन्युअली भी करें। यूजुअली हम अपने घरों में मैन्युअली करते हैं, क्योंकि ऑक्यूपेंसी सेंसर की अपनी कीमत भी फिर होती है तो हम बटन से यूज करते हैं। फोटो सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट that detects the presence of visible light, infrared transmission and ultraviolet energy. ये जो फोटो डिटेक्टर्स आप लोगों ने यूज किए होंगे, जब तरह कभी कभी आप प्रोजेक्ट बनाते हैं ना अंधेरा हो जाएगा तो वो रोशनी हो जाती है, इस तरह का ना आपने यूज किया हुआ है फोटो डिटेक्टर्स, यूज किए हैं कभी? जी जी इसमें सर क्या यूज होता है किए। लाइट आती है तो उसमें आपके पास उनकी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होती है और उस हिसाब से फिर आपका ऑन या ऑफ होता है। तो जिस तरह ये भी होता है ना, हम अक्सर देखते हैं कैलकुलेटर वगैरह फोटो डिटेक्टर सोलर की तरह की वो होते हैं, एग्जैक्ट तो वो चीज नहीं मगर वो समाउ से कैटेगरी के। और दूसरे डिमर स्विचेस जो डिमर होते हैं इससे भी कम कंट्रोल किया जाता है। डिमर स्विचेस अलो टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम ए फिक्सचर टू सूट द मूड यू आर ट्राइंग टू। डिमर में वैसे लाइटिंग में मोस्टली यूज नहीं होता कॉमनली, मगर कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशन में होता है। डिमर ऐसे ही हम फैंस में यूज करते हैं, फैन तेज करना है स्लो करना है तो हम डिमर को कम या ज्यादा करते हैं तो फैन ना कम या ज्यादा हो जाता है। अगर फैन की जगह आप लाइट बल्ब लगा देंगे तो आप उसकी रोशनी ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मिसाल लो रात के टाइम में आप जो है सोने के टाइम उसके डिमर को कम कर देंगे तो वो उस बल्ब की रोशनी बहुत कम हो जाएगी। जस्ट लाइक नाइट में होता है कि एक मून लाइट सेट कर दें, मून लाइट की तरह के हल्की हल्की रोशनी भी कुछ नजर आए और इतनी ज्यादा ना हो कि बंदे को नींद ना आए। यहाँ ऐसा भी किया जा सकता है, मतलब आप डिमर्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर डिमर्स की भी डिफरेंट टाइप है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ डिमर्स व्हिच इज रोटरी, स्लाइडिंग एंड पुश बटन डिमर्स। हम जो जो फैंस में होते हैं नॉर्मली जो लगे होते हैं वो रोटरी होते हैं, घुमाते हैं हम। दूसरे स्लाइडिंग में क्या होता है आपके पास अप या डाउन हो रहा होता है। ये शायद हमारे यूनिवर्सिटी में सेंट्रल एसी के कंट्रोल के लिए ना इस तरह के लगे हुए हैं।
यहाँ जो स्लाइडिंग स्विच जिस तरह नहीं म्यूजिक बॉक्सेस में होता है, अक्सर आपने मूवी में देखा होगा कि यहाँ वैसे भी आपने कभी वो कौन सा होता है म्यूजिक सिस्टम डीजे वगैरह है जो कभी घरों में या नाच गाना वगैरह या कभी करते हैं ना इस तरह की एक्टिविटी, तो जब इको मंगवाते हैं तो उसके साथ एक कंट्रोल होता है, तो उसमें आप कभी नोट किया हो तो आपके पास अप एंड डाउन एक स्लाइडिंग वो होते हैं, इस तरह के डिमर्स भी होते हैं। आई बात समझ में? जी सर। दूसरे पुश बटन मतलब पुश करो फिर उससे कम या ज्यादा होगा, तो ये भी एक टाइप है डिमर की। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के डिमर्स हैं यहाँ पे। उसके बाद टाइमर के थ्रू भी होता है, लाइट को कंट्रोल किया जाता है। टाइमर यूज फॉर सेटिंग अ लैंप ऑन ए टाइमर टू टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ एट ए प्रोग्राम टाइमिंग। मतलब आप एक टाइमर के थ्रू आप उसको सेट कर देते हैं कि इस टाइम ऑन हो या इस टाइम ऑफ हो, या मिसाल लो एक दफा ऑन हो तो इतने सेकंड के लिए चले बंद हो जाए, एंड सो मेनी थिंग्स जो है ना आप लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है इसका कंट्रोल। बात क्लियर हुई? जी सर। अब इसका एक इनर स्क्वायर लॉ पढ़ना है जिसपे हम फिर अभी ना प्रॉब्लम्स करेंगे, और वो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जिन चीजों पे फोकस करवा रहा हूँ तो उसको जरूर देख लीजिएगा एग्जाम्स के हवाले से। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? एक बात बताओ मुझे, कभी आपने टॉर्च यूज की हुई होगी या नहीं की है कभी? जी सर, टॉर्च की है यूज किया ना? तो ऐसे हुआ है कि मिसाल लो आप एक टॉर्च को टेबल पे ऑन करो, टेबल पे रखो, और आप पहले टॉर्च के बिल्कुल करीब हो तो उस टाइम उसकी रोशनी कितनी होती है? मतलब मैं टॉर्च सर रख उस टाइम। मतलब जी सर, उस टाइम आप टॉर्च के साथ समझो कि 2 इंच के करीब खड़े हुए हैं। मतलब ये आपका टेबल है, ये आपका टेबल है, यहाँ पे आपने ना यहाँ पे कोई टॉर्च रख दी और इससे ये रोशनी आ रही। अब आप इसको ऑब्जर्व करें, इस जगह पे, इस जगह पे आप इसको नोट करें तो रोशनी कम होगी ज्यादा होगी इधर? सर यहाँ रोशनी कम होगी क्योंकि सामने हम खड़े होंगे तो। नहीं, उस हाथ से या किसी आप जहाँ पे रख दें तो उस पे हाथ पे रोशनी कितनी होगी? ज्यादा ही होगी ना या कम होगी? जी जी सर, ज्यादा होगी सर। मतलब टॉर्च हटा पे देंगे तो कम फैल जाएगी। ठीक है, जैसे जैसे आप उससे दूर होते जाएं तो रोशनी कम होती जाएगी बढ़ती जाएगी? टॉर्च की रोशनी आप टॉर्च से जैसे जैसे दूर होते जाएंगे कम होगी या ज्यादा होगी? सर वो फैलती जाएगी, यानी कि हर जगह, मगर सारी जगह, यानी कि वो। फैलते हुए भी कम हो रही होगी या ज्यादा हो रही होगी? सर कम हो रही होगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे लाइट सोर्स है, मतलब जहाँ पे एक लाइट जहाँ से जनरेट हो रही है उस से आप जितना अपना डिस्टेंस दूर करते जाएंगे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। और ये हमेशा होता है, टॉर्च कोई होती है आप रखें और मिसाल लो एक जगह पे रखें और फिर ओ आप ना तकरीबन 10 मीटर दूर चले जाएं तो टॉर्च की बहुत अच्छी होगी, तब भी उसकी रोशनी ना जो आप बिल्कुल करीब से उसकी देख रहे होंगे उससे कम ही होगी। ठीक है, तो ये इसको हम डिफाइन करते हैं यूजिंग दी स्क्वायर लॉ। स्क्वायर लॉ में क्या कहता है वो देखो सुने, it is said that illumination of a surface is inversely proportional to the square of the distance of the surface from the source। मतलब आप किसी टॉर्च को किसी भी चीज पे लगाएं, मतलब दीवार पे लगाएं और आप टॉर्च को दूर करते जाएं तो दीवार पे जो आपके पास इल्यूमिनेशन है ना वो कम होती जाएगी। जाहिर बात है फैलती भी जाएगी थोड़ी बहुत मगर कम होती जाएगी। मिसाल मैं दीवार पे बिल्कुल करीब से दीवार पे रोशनी लगाऊं तो बहुत मुझे नजर आएगी, थोड़े से भी नजर आएगी मगर बहुत नजर आएगी। मगर जैसे जैसे मैं टॉर्च को दूर करता जाऊंगा दीवार से तो दीवार पे रोशनी फैलेगी मगर उसके साथ साथ ही उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। तो उसका जो फार्मूला है ना उसको डिफाइन किया गया इनवर्स स्क्वायर। वो कम होने का जो रेशियो है वो ये है, आई क्या है, आई इज द इंटेंसिटी, E is the illumination, I is the intensity, D is the distance of the source from the illumination source। मतलब ये है कि दीवार और टॉर्च के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा उस हिसाब से आपकी जो है ना दीवार पे रोशनी कम या ज्यादा होगी। तो वो ये है फार्मूला। बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसको डिफाइन किया गया है। तो अब इसके हम थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं। Suppose करें if illumination from a light source bulb with a uniform intensity at 1 meter is 10
lumens per meter square. What is the illumination be at half the distance? पहले ये बताओ, सवाल समझ में आया नहीं आया? सर समझ आया सर, थोड़ा थोड़ा। ठीक है, थोड़ा डिफाइन करें उसको अपने लफ्जों में। Sir, if illumination from a light bulb with uniform intensity at 1.0 meter is 10.0, सर इसकी बता रहे हैं कि जो बल्ब की इल्यूमिनेशन है और सर की जो यूनिफॉर्म इंटेंसिटी सर बताई गई है, तो यानी कि इतने मीटर है, 1.0 मीटर है, और इसके सर 10.0 ने इसकी जो वैल्यू दी हुई है, तो सही कहा गया व्हाट विल द इल्यूमिनेशन बी एट हाफ द डिस्टेंस। तो पूछा गया कि इसकी इल्यूमिनेशन कितनी होगी हाफ डिस्टेंस पर। हाँ, मतलब ऐसे ही समझो कि मैं टार्च को पहले दीवार पे लगा रहा हूँ 1 मीटर से दूर से, तो उस टाइम जो दीवार पे जो इल्यूमिनेंस है ना, जो ब्राइटनेस है, वो है 10 ल्यूमेंस पर मीटर स्क्वायर। अब वो क्या किया मैंने, थोड़ा सा और भी मैं आगे चला गया, मतलब मैंने पहले 1 मीटर से दीवार को लगा रहा था, अब मैं ना दीवार को टार्च जो लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ आधे मीटर से। तो बताओ उस टाइम उसकी लिमिट्स क्या होगी? तो उसका क्या है, अगेन यहाँ इस फार्मूले को हम यूज करेंगे, ई अपॉन डी स्क्वायर। डी इज डिस्टेंस, आई इज इंटेंसिटी। अब क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ सोर्स लाइट है ना, तो सोर्स लाइट की इंटेंसिटी तो सेम ही होगी, तो इस वजह से क्या किया, लाइट इंटेंसिटी ऑफ बल्ब, मतलब जो बल्ब की रोशनी है यहाँ टार्च से जो इमिट हो रहा है वो तो फिक्स ही होगी ना, वो तो चेंज नहीं हो रही, तो इस वजह से उसको आई लिखा। अकॉर्डिंग टू जो इनवर्स स्क्वायर लॉ, आई इज इक्वल टू E1 D1 बन जाएगा। E1, ये देखो, इसको मैं आई को निकालूं तो D इधर डिवाइड में इधर चला गया है, तो इसमें मल्टीप्लाई में हो गया, ऐसे ही है जी सर। तो यस सर। आई इज इक्वल टू ई इंटू डी स्क्वायर बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहले इंटेंसिटी निकाली विथ रिस्पेक्ट टू दी 1 मीटर, समझे? तो 1 उसको हमने कहा कि E1 D1 इज इक्वल टू आई एंड E2 D2। E2 इज फॉर इंटेंस जो इल्यूमिनेंस है बाय 5 मीटर, 0.5 मीटर, और D2 मतलब उसके साथ आधा डिस्टेंस है। इसको किया और दोनों को बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों बल्ब की इंटेंसिटी जो है ना दोनों केसेस में बराबर है, उनको दोनों को बराबर किया तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, E1 D1 स्क्वायर। ये 0.5 मीटर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है E8 0.5 मीटर। ये जो देख रहे हैं ये सिनेरियो, E8 0.5 मीटर और E8 ठीक है, और E8 1 मीटर। अब आपके पास D2 अपॉन D1 स्क्वायर, D2 कितना है, ये कितना है 1 मीटर है, और ये D1 हमने सपोज किया 0.5 मीटर है, मल्टीप्लाई किया E1 जो है हमारा, ये है इंटेंसिटी दी हुई है ना पहले वाली, उसको यूज किया तो हमें मिल गया इंटेंसिटी ऑफ 8.5 मीटर। सवाल समझ में आया नहीं आया? जी सर आ गया। ये समझो इम्पोर्टेंट है सवाल आपके एग्जाम के हवाले से, इसको देख लीजिएगा। सही सर। ठीक है, जो जो मैं चीजें नोट करवाता जा रहा हूँ करते जाएंगे, आपको तैयारी में हेल्प हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से चीजों को फोकस करना चाहिए। स्क्रीन शेयर हो रही? जी। अच्छा, अब एक नया और ला आ गया। अच्छा, ये ला जो है ना टफ नहीं है, सिंपल है, मगर मैं समझा रहा हूँ, सिंपल सी चीजें समझें। कभी कभी मिसाल तौर आप जहाँ पे बैठे हैं ना, आप एक शीट लें, वाइट शीट। अभी मैं अपने हाथ को से समझाने, यहाँ पे मैं आपको समझा, ये वाइट शीट है। आप क्या करें, इसको जो है रोशनी जो है ना टार्च को बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने से लगाएं। मतलब ये आप जो है ना यहाँ पे समझो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने लाइट लगा रहे हैं, जिस तरह हम करते हैं ना, हम इस दीवार पे खड़े हो जाते हैं तो बिल्कुल सामने स्ट्रेट ना वो टार्च को कर देते हैं और दीवार पे बिल्कुल स्ट्रेट लगती है। एक ये,
और दूसरा ये हो कि आप क्या करें, उस दीवार को क्या करें, मतलब साइड से नीचे से यूं करें, थोड़ी एंगल बनाएं। तो उन दोनों केसेस में जो आपके दीवार पे जो रोशनी बनेगी ना, वो अलग होगी, जो ब्राइटनेस होगी ना दोनों केसेस में अलग होगी। मेरा सिनेरियो बात समझ में आई या अभी भी कंफ्यूजन है? सर थोड़ी कंफ्यूजन। थोड़ी कंफ्यूजन है, ठीक है। कंफ्यूजन यूं है कि एक चीज को ना, टार्च बिल्कुल सामने, ये सिनेरियो देख रहे हैं, मैं समझो कि एक ये जमीन पे डायरेक्ट टार्च लगा रहा हूँ, फिर थोड़ी और यूं एंगल बना के फिर लगाया, फिर थोड़ी यूं करके लगाया, फिर यूं लगाया टार्च को, तो दोनों हर केस में डिफरेंट होगा या नहीं होगा? जी सर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये जो है ना लैम्बर्ट कोसाइन लॉ कहलाता है। मतलब आपके सरफेस पे जो रोशनी है वो डिपेंड करती है कि आप वो सोर्स जो जो लाइट जनरेट कर रहा है वो किस एंगल से उस पे टच हो रही है। मतलब दीवार पे अगर आप जो देखेंगे, ये आपकी दीवार है, यहाँ पे अगर मैं टार्च यूं स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब यूं लगाऊं तो उसका अलग इम्पैक्ट होगा। अगर इसके बरक्स फॉर सपोज मैं जो हूँ, ये दीवार है और टार्च को यूं लगाऊं, यहाँ से थोड़ी सी एंगल से लगाऊं यूं, तो इस पे जो रोशनी बनेगी ना वो डिफरेंट होगी, ब्राइटनेस डिफरेंट होगी। तो वो इस लॉ से डिफाइन किया जाता है। और वो लॉ क्या कहता है, उसको कहते हैं लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। वो क्या कहता है, जो इल्यूमिनेंस है ऑन फॉलिंग ऑन एनी सरफेस डिपेंड अपॉन द कोसाइन ऑफ द लाइट सोर्स एंगल। मतलब जो लाइट की इंटेंसिटी है उसके कोसाइन एंगल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो लेवल होगी वो रोशनी उधर बनेगी। तो उस चीज को एज ए फार्मूला के तौर पे यहाँ पे लिखा है। ओवरऑल हमने कंबाइन करके ये फार्मूला बन गया, ई थीटा इज इक्वल टू आई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये ओवरऑल हमारा बन गया इंटेंसिटी एज पर दी लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ। आई बात समझ में? जी सर। तो पहला एक प्रॉब्लम करते हैं सिंपल। ए लैम्प गिविंग आउट लाइट 1200 lumens in all directions is suspended 8 meter along above the horizontal surface. Calculate the luminance at the foot of the lamp। मतलब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो है ना लैंप है, ये 8 मीटर का डिस्टेंस है और यहाँ पे देखना है कि कितनी आपके पास रोशनी आ रही है। अकॉर्डिंग टू द लॉ हमने अप्लाई किया, आई की वैल्यू निकाली पहले क्योंकि आई चाहिए ना, ठीक है। तो ये हमने आई निकाला 1200 क्योंकि ये इसकी रोशनी है, डिवाइडेड बाय 4 पाई क्योंकि ये डिस्पर्स हो रही है, हम डायरेक्ट यहाँ पे देख रहे हैं कैंडेला आगे वैल्यूज में। ई अकॉर्डिंग टू लैम्बर्ट्स, जो अभी हमने लॉ पढ़ा था लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, तो इसको वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ई इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू आई ये मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन हो? नहीं सर क्लियर। ओके गुड, सिंपल है। असल में वैल्यूज दी हुई हैं, उन वैल्यूज को पुट करना है। कास थीटा जो डायरेक्ट है आपके पास वो यहाँ पे निकाला हुआ है सर, ठीक है। और वैसे भी कास थीटा क्योंकि ये पूछ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड एंगल कितनी होती है, 0 होती है, तो कास 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो ये जो आपके पास आ गए आई की वैल्यू, कास 0 बराबर हो गया 1 के, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो है वो ओवरऑल यहाँ पर हमें दिया गया है, ये यहाँ पर होगा 8 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो कैलकुलेशन होगी यहाँ पे 10 कर दें या इधर 8 कर दें तो बात सेम है। तो वो हमारे पास आ गया और ये आपके पास जो ओवरऑल आंसर आ गया इसका।
अगेन वही सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, मगर अब उसमें अभी एंगल डाल दिया, मतलब 8 मीटर से सस्पेंड किया हुआ है, और अभी जो है पहले जो रोशनी आप समझोगे यहाँ पे बल्ब चल रहा था, पहले आप रोशनी यहाँ पे देख रहे थे, अब यहाँ पे देख रहे हैं, तो इस एंगल से क्या हुआ, पहले ये देखें इससे इसकी एंगल कितनी बनती है, और ये यहाँ से 10 मीटर बनता है, अब ये 10 मीटर है और ये 8 मीटर है, ठीक है, तो ओवरऑल हमने जो ये 6 मीटर दूर है, तो आपने पहले तो निकाला इसकी एंगल आपको मिल गई cos थीटा के फॉर्म में, जो 0.8, मतलब cos थीटा की वैल्यू डालेंगे वो मिली 0.8, आई हमने पहले ही मालूम किया हुआ है 1200 डिवाइडेड बाय 4 पाई, क्योंकि चारों डायरेक्शन में कर रहा है इस वजह से 4 पाई। अगर हम देखें तो चारों डायरेक्शन को यूं 2 हाफ जो होता है वो 2 ये हो गया हमारा पाई और पाई, तो ये हमारे पास पूरी डायरेक्शन में कवर हो गया। ये आई आ गया, ये आपके पास जो ये वैल्यू आ गई एल बी, इसको फॉर्मूले में ये क्या है, ये चीज हम निकाल रहे हैं cos थीटा, ये यहाँ पे 10 मीटर जो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, याद है? जी सर। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाया हुआ है इसने, हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ 8 मीटर, साथ ही 6 मीटर ये भी इसने दिया हुआ है, मगर हमें जो निकालना है वही निकालना है। तो जब हमें ये बेस और जो आपके पास परपेंडिकुलर मिला हो तो हेपाटिस निकाल सकते हैं, उस हेपाटिन्यूज को आप से जो आप निकालते हैं वो एंगल मिल जाएगी आपको। cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हेपाटिन्यूज, cos थीटा किसके बराबर होता है? जी सर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपके पास वो वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगी, और ये आपके पास ये चीजें इसमें कोई कंफ्यूजन हो या तो कुछ बताओ। नहीं सर। पक्का? जी सर, क्लियर है। ठीक है, तो गुड, सिंपल है, दो फार्मूला चीजें लगानी है इसमें आपके पास। यहाँ पे जो ना थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये जो है ना, यहाँ पर ये 8 मीटर है, और ये वाला डिजाइन यहाँ पे 10 मीटर, ये सही है, ये वाला जो है ना ये 0.6 बन जाएगा, क्योंकि बेस जो है ना 6 मीटर है हमारा, इस चीज को करेक्ट कर लीजिएगा, बाकी सही है इसमें। ठीक है सर। बाकी ये जो 3-4 प्रॉब्लम्स हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। अभी क्या किया है, अभी तक हमने जो किया था वो एज ए सिंगल लाइट के तौर पे किया। अगर मल्टीपल लाइट्स हो तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि मिसाल अगर रूम की बात करें तो रूम में तो कोई एक लाइट तो नहीं होती, तो अब उनका क्या इम्पैक्ट होता, तो वो प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पर आए हुए हैं, और उनका डिस्टेंस कम या ज्यादा होता है तो उसके हवाले से वो चीजों का अलग अलग होगा। ये देख रहे हैं प्रॉब्लम्स? जी सर। अभी इस प्रॉब्लम को मैं समझा दूं, फिर आपको वो प्रॉब्लम एज असाइनमेंट के तौर पे करना है। A small light source with intensity uniform intensity in all direction is mounted at a 10 मीटर। अब जो लाइट लगाई है वो 10 मीटर पे लगाई है, ठीक है। Above the horizontal surface 2 points A and B lie on the surface, मतलब एक आप समझोगे छत पे अपने बल्ब लगाया हुआ है, एक यहाँ पे, एक ये पॉइंट जो है, दो पॉइंट्स हैं, और यहाँ छत से लेके यहाँ तक आप तक के पाँव तक जो डिस्टेंस है 10 मीटर है, और ये जो डिस्टेंस है आपको पता नहीं है कि कितना है, इसको हमने x मीटर कह दिया, मतलब अननोन है। A directly beneath shows how far is B from A if the illumination at B is only 1/10 as great as A। मतलब अब इस सवाल में ये कह रहा है कि भाई एक बल्ब लगा हुआ है, ये आपने उसके नीचे आप 10 मीटर पॉइंट एक ए है, मतलब आप रूम में अपने समझो कंसीडर करें, और उसके बल्ब के नीचे अपने आप को कंसीडर करें, तो वो जो पॉइंट होगी उसको पॉइंट ए कहा आपने, और दूसरा से थोड़ा आगे चले जाएं रूम में या कहीं और,
उसमें चले जाएं तो वो हो गई आपकी पॉइंट बी, उसका हमें डिस्टेंस पता नहीं। अब डिस्टेंस हमें मालूम करना है। यहाँ पे उसने इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है कि फॉर सपोज अगर यहाँ पे 10 ल्यूमेंस पर मीटर की जो है ना आपके पास इंटेंसिटी है, तो यहाँ पर उसके 1 के बराबर होगा, क्योंकि इसने कहा है कि जो ए पे जितनी भी रोशनी है ना, बी पे उसके 10 टाइम्स कम है। बात समझ में आई या नहीं? जी सर। मतलब जो रोशनी आप बल्ब के नीचे डायरेक्टली है, आप बल्ब से कुछ इतना डिस्टेंस आगे चले जाते हैं कि जो पॉइंट बी है उस उधर जो रोशनी है ना वो 10 टाइम कम है जो जितनी रोशनी आपके पास पॉइंट ए पर भी थी। क्लियर? अब ये पूछ रहे ये बताओ वो डिस्टेंस कितना होगा। मतलब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई कितना डिस्टेंस यहाँ से दूर जाऊं कि वहां पर जितनी रोशनी अभी इस पॉइंट ए पर है वो उससे कम होते होते 10 टाइम्स कम हो जाए। सवाल समझ में आ गया? यस सर। तो सपोज करें एक इक्वेशन हमने ली, इंटेंसिटी एट पॉइंट ए और इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। अकॉर्डिंग टू दी वो हमारे पास कौन सा फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, कोसाइन ला था। उस लॉ के मुताबिक दोनों ए और वन और टू को किया, उन दोनों इक्वेशंस को किया। अब यहाँ पे हमें जो कंडीशन दी गई है वो ये दी गई है कि जो पॉइंट बी पे आपके पास इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स ज्यादा है पॉइंट ए से। तो इसका मतलब है जो पॉइंट ए की इंटेंसिटी है वो बराबर होगी 10 टाइम्स ऑफ बी। ऐसे ही है? जी सर। ठीक है, ये वैल्यूज पुट की, उसके बाद फिर आपने ये अगेन वो लॉ अप्लाई कर दिया। डिस्टेंस हम मालूम करना चाह रहे हैं कितना है, तो डिस्टेंस कैसे मालूम होगा हमें? ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो हमें मालूम करना है। तो पहला ये तो 10 स्क्वायर हमें दिया हुआ है, ठीक है, प्लस अननोन है ये, और ये जो है अकॉर्डिंग टू हिपार्टेन्यूज लॉ जो डिस्टेंस आपका बनेगा ओवरऑल, क्योंकि फार्मूले में डी होता है ना, वो ये डी आपके पास लगा हुआ है ना, हमें ये डी चाहिए ना अभी। वो डी बराबर किसके? बेस जो हिपार्टेन्यूज लॉ के मुताबिक ये है हमारा हिपार्टेन्यूज, ठीक है। तो उस डिस्टेंस को आपने लिख दिया और फार्मूले के मुताबिक हिपार्टेन्यूज के तौर पर उसको अप्लाई किया और ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसमें एक्स अननोन है क्योंकि ये हमें पता नहीं है, तो उस वजह से इसको एज एक्स के तौर पर रख दिया। फार्मूले में वैल्यूज पुट की आपने, उसके बाद इक्यूट करना है इसको। अभी ये क्योंकि यहाँ ये देखें डी आपको पता है, अभी हमने देखा उसमें डी ए cos थीटा ऑफ ए, क्योंकि लाइट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड जब यहाँ पे होती है तो उस टाइम आपके पास cos की एंगल 1 होती है, तो उस वजह से यहाँ पर तो ये cos थीटा ए जो है ना ये 1 के बराबर हो गया। और जो ई ए जो है आपके पास वो 10 टाइम्स ऑफ ई बी बन गया, और ये इक्वेशन बन के आपके पास लास्ट में इस फॉर्म में आ गई, डी बी स्क्वायर अपॉन cos बीटा इज इक्वल टू डी ए स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाय cos थीटा। अब यहाँ पे सोच रहेंगे ई बी कहाँ चला गया, ई बी में कैंसिल हो गया। बात क्लियर हो गई? अब डी बी की वैल्यू पुट करो, जो हमने अभी उससे पीछे निकालना था वो यहाँ पे पुट कर दी, स्क्वायर डी ए किसके बराबर है 10, उसका स्क्वायर किया, मल्टीप्लाई 10 फॉर्मूले का अपॉन cos थीटा जो 1 के बराबर है वो पुट किया, डिवाइडेड बाय cos बीटा जो है वो अपने उसकी पूरी वो कैलकुलेशन हमने यहाँ पे की हुई है पिछले में। ये क्यों? क्योंकि cos जो आपके पास ये है ये क्या है dB के बराबर है, ऐसे ही है ना। और इधर फार्मूला कौन सा लगेगा? मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। असल में आप बिल्कुल साइलेंट ऐसे लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, मैं तभी पूछ रहा हूँ। जी सर। ये भाई जी सर बेस, समझ। ये जी बेस ये हिपार्टेन्यूज और परपेंडिकुलर ये हिपार्टेन्यूज। हिपार्टेन्यूज किसके बराबर होता है हमेशा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये हो जाता है बेस स्क्वायर
प्लस आपके पास जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऐसे ही है, ये हो गया जी डीबी। सर। तो ये वैल्यू बन गई डीबी। कास किसके बराबर होता है? सर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपान हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरस। जी। ठीक है, पैथागोरस थ्योरम। यहाँ पे क्योंकि बेस इसको लिया हुआ है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज, तो 10 ओवर ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास कास की वैल्यू ये आ गई थीटा की, इस तरीके से ग्राफिकल फॉर्म से हमने किया। तो यही हमने जी कास सर। बीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट की, और ये आपके पास यहाँ पे हमने किया, और उसको फिर मैथमेटिकली थोड़ा सा एफर्ट करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये है कि आप जो इनिशियली ए पे थे, उससे आपको तकरीबन 20 मीटर 19 मीटर दूर जाएंगे तो उधर जो रोशनी होगी वो 10 टाइम्स कम हो जाएगी। जी बात सर। क्लियर हो गई? सर ये लास्ट स्टेप जो इसका था, कौन सा बताया? सर ये लिखा हुआ है सर 46.4.16 जो इसका आ रहा है सर, ये मतलब कैसे आई वैल्यू? 46 कहाँ पे, आप किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? सर ये जो इन्होंने थर्ड लास्ट स्टेप में दिया हुआ है सर, ये और यानी कि 10 की ये जो ऊपर पावर है। 10, जी जी ये सर। असल में शायद आपको स्क्रीन में छोटा नजर आ रहा है, ये 10 पावर 8 इंटू 1/3। कैलकुलेटर सॉल्व करेंगे तो आपको यही मिलेगी। सही आएगा सर। समझ? कैलकुलेटर वैसे भी ठीक है अलो सर। होगा आपको, आप लेके आ सकते हैं, तो उसका इस तरह की चीजें आप कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। आई सही है बात सर। समझ में? ये अभी सिंपल वो है, अलजबरा है। अब तो डिवाइड का जी जी सर। डिवाइड पे डिवाइड होता है, तो वो जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे चला जाता है, उस तरीके से पावर में ऐड हो जाती हैं चीजें। ये सारी चीजें सिंपल वो जो है आपका कैलकुलेस है, ये कर। अच्छा, ये जारी बात है, थोड़ा सा ना प्रॉब्लम इस तरह कॉम्प्लेक्स हो जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें फिर दो लाइट्स हैं, और दोनों लाइट्स का इम्पैक्ट आप किसी एक कॉमन पॉइंट में मालूम करें। मतलब इस तरह के है कि आप समझो कि यहाँ पे करें, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, एक बल्ब यहाँ पे लगा हुआ है, तो आप ये देख रहे हैं इन दोनों का कंबाइनली इधर रोशनी कितनी होगी। जारी बात, इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पे होगा, इसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर होगा। तो अगेन सेम तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। आई बात समझ जी में? सर। पहले इसके एक्सपेक्ट से आप उसकी जो इस पॉइंट पे जो रोशनी होगी वो मालूम करेंगे, फिर इसके एक्सपेक्ट से यहाँ पे मालूम करेंगे, ऐड कर देंगे तो हमें यहाँ पे कंबाइनली कितनी रोशनी होगी इन दोनों बल्ब की वजह से वो मिल जाएगी। ये हो गया। और सिमिलरली इस तरीके से 4 बल्ब का भी आप निकाल सकते हैं आराम से। ठीक सही है, है सर। ये थोड़े से कैलकुलेशन में ज्यादा हो जाएंगे। आप जो है ना इन प्रॉब्लम पे ज्यादा फोकस कीजिएगा, जो पहले सॉल्व है 2 3 1 2 3। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, उसमें बाकी पे ना वो आप ज्यादा फोकस नहीं करें। तो इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है लाइटनिंग वाला वो हो गया एंड। और लास्ट पार्ट है हमारा हीटिंग वाला पार्ट, इलेक्ट्रिक हीटिंग। ये हमारा इसके साथ फिर कोर्स जो है ना, वो कोर्स के लेक्चर्स के टॉपिक एंड हो जाएंगे। तो अब ये हम लेक्चर्स करते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग, इलेक्ट्रिकल हीटिंग का आपको क्या समझ में आता है? यहाँ कोई ऐसे एग्जांपल दें। सर इलेक्ट्रिकल हीटिंग, सर यानी कि बिजली से सर कोई भी यानी कि चीज रिलेटेड हो उसको कह सकते हैं। बिजली से कोई भी चीज। सर वैसे तो मतलब, सर मतलब बिजली से कोई भी यानी कि एक चीज जो है रिलेटेड हो सर, जैसे इलेक्ट्रिक केटल होता है। हाँ एग्जैक्टली, इलेक्ट्रिकल एग्जैक्टली सही है। ऐसी चीज ये इलेक्ट्रिक हीटिंग क्या है? इलेक्ट्रिक हीटिंग इज द प्रोसेस इन व्हिच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जैसे आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया अभी कि इलेक्ट्रिक केटल क्या करती है एक्चुअल में, आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उससे वो पानी गर्म हो जाता है। ठीक है, तो उससे फिर आपका जो भी है, इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रिकल वो राइस कुकर है, आपके पास मेरे ख्याल में जो रोटियां पकाने वाली मशीन हैं, इस तरीके से आपके पास आयरन है। ये जो आपके पास